नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक मजबूत इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के बारे में। एक ऐसा पोर्टफोलियो जो बाजार के हर उतार चढ़ाव का सामना कर सके। और इसके लिए हम स्मार्ट इन्वेस्टिंग के उस एक उसूल को समझेंगे जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचकर बताइए, किसी के इन्वेस्टमेंट की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होती है? अक्सर लोगों को लगता है अरे बस सही हॉट स्टॉक पकड़ लो, है ना? लेकिन क्या ये सच है? सच तो ये है कि ये बिल्कुल गलत है। 100 साल से भी ज्यादा का डेटा हमें कुछ और ही कहानी बताता है। वो कहता है कि असली कामयाबी का राज हॉट स्टॉक चुनने में नहीं बल्कि एसेट एलोकेशन में है। अब ये एसेट एलोकेशन क्या है? सीधा सा मतलब है ये तय करना कि पैसा कहाँ कहाँ और कितना कितना लगाया जाए। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे इसका मूल आइडिया क्या है, फिर देखेंगे कि एक पोर्टफोलियो किन चीज़ों से बनता है। उसके बाद हम एक क्लासिक 60-40 सॉल्यूशन पर नज़र डालेंगे और फिर आएगी सबसे ज़रूरी बात, डाइवर्सिफिकेशन की ताकत। हम एक स्ट्रेस टेस्ट भी करेंगे और आखिर में कुछ पक्के उसूलों पर बात खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे आप एक क्रिकेट टीम बना रहे हैं। आपके पास 4 तरह के खिलाड़ी हैं जिन्हें चुनना है। यही 4 खिलाड़ी आपके पोर्टफोलियो के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। चलिए एक एक करके इन सब से मिलते हैं। टीम में सबसे पहले हैं इक्विटीज यानी स्टॉक्स। ये हैं आपके ताबड़तोड़ बल्लेबाज। इनका काम है चौके छक्के मारना, मतलब आपके पैसे को तेजी से बढ़ाना। हाँ, इनमें रिस्क ज्यादा है, आउट होने का डर है, पर सेंचुरी भी यही बनाकर देते हैं। अब आते हैं बॉन्ड्स पे। ये हैं टीम के सबसे भरोसेमंद डिफेंसिव प्लेयर, राहुल द्रविड़ की तरह। जब मार्केट में मुश्किल पेच होती है, सब तरफ विकेट गिर रहे होते हैं, तो ये क्रीज पर टिके रहते हैं। ये पोर्टफोलियो को बड़े नुकसान से बचाते हैं और एक फिक्स्ड इनकम जैसा स्कोर धीरे धीरे बनाते रहते हैं। तीसरे नंबर पर है रियल एसेट्स, जैसे कि सोना, कमोडिटीज या फिर रियल एस्टेट। ये हैं टीम के ऑलराउंडर जो हर तरह के हालात में काम आते हैं, खासकर तब जब महंगाई का स्कोर तेजी से बढ़ रहा हो। ये खिलाड़ी बहुत काम आते हैं। और आखिर में आता है कैश। ये टीम का 12th मैन है जो बेंच पर बैठा है। ये गेम में सीधे नहीं खेलता, पर जब कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाए यानी मार्केट क्रैश हो जाए, तब ये आपको सस्ते में अच्छी खरीदारी करने का मौका देता है। पर एक बात याद रखने वाली है, अगर इसे ज्यादा देर बेंच पर बिठाए रखा तो महंगाई इसे धीरे धीरे कमजोर कर देगी। अच्छा, अब ये टेबल देखिए। ये रिस्क और रिवॉर्ड की पूरी कहानी एक बार में बता देती है। सबसे ऊपर है ग्लोबल इक्विटीज, जो महंगाई एडजस्ट करने के बाद भी लगभग 5 से 7% का रिटर्न दे सकती हैं, सबसे ज्यादा। लेकिन साथ में देखिए वॉलेटिलिटी भी सबसे ज्यादा है, मतलब रास्ता काफी उबड़-खाबड़ रहेगा। और फिर सबसे नीचे देखिए कैश को। रिस्क बिल्कुल नहीं, लेकिन रिटर्न भी लगभग 0 है। महंगाई इसकी सारी वैल्यू खा जाती है। तो सवाल ये है कि इन अलग-अलग खिलाड़ियों की एक बैलेंस टीम कैसे बनाई जाए। खैर, दशकों तक इन्वेस्टिंग के दुनिया में इसका एक क्लासिक जवाब रहा है, 60-40 पोर्टफोलियो। इसका फंडा बहुत सिंपल है। 60% पैसा अपनी टीम के स्ट्राइकर्स यानी स्टॉक्स में लगाओ और बाकी 40% अपने डिफेंडर्स यानी बॉन्ड्स में। और देखिए, ये स्ट्रैटेजी कई दशकों तक खूब चली भी, क्योंकि ये सिंपल थी और स्टेबल थी। लेकिन आज के ज़माने में इसकी कुछ बड़ी कमजोरियां सामने आ गई हैं। पहली, ये सिर्फ 2 खिलाड़ियों पर निर्भर है, स्टॉक्स और बॉन्ड्स। इसने हमारे ऑलराउंडर्स यानी रियल एसेट्स को तो टीम में लिया ही नहीं। दूसरी, ये अक्सर सिर्फ अपने होम ग्राउंड यानी अपने ही देश के मार्केट में खेलती है। और सबसे बड़ी दिक्कत, आज जब ब्याज दरें इतनी कम हैं, तो बॉन्ड से न तो अच्छी सेफ्टी मिल रही है, न अच्छा रिटर्न। तो फिर इसका इलाज क्या है? इलाज है सही मायनों में डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने पैसों को अच्छी तरह फैलाना। यही एक मजबूत पोर्टफोलियो का असली सीक्रेट सॉस है। और ये सिर्फ एसेट्स में ही नहीं, देशों में भी जरूरी है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये साफ दिखाती है कि कैसे अलग अलग दौर में अलग अलग देश मार्केट के लीडर रहे हैं। कभी यूके, फिर अमेरिका, और फिर 2000 के बाद तो इमर्जिंग मार्केट्स ने धूम मचा दी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी देश हमेशा टॉप पर नहीं रहता, तो सारा पैसा एक ही देश में लगाना बहुत बड़ा रिस्क है। तो असली मजबूत डाइवर्सिफिकेशन के 4 लेवल होते हैं। पहला, एसेट क्लास में फैलाओ, यानी स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एसेट्स सब में। दूसरा, ज्योग्राफी में, यानी देश विदेश हर जगह। तीसरा, अलग अलग इकोनॉमिक माहौल के हिसाब से, मतलब मंदी, तेजी, महंगाई, हर सिचुएशन के लिए तैयारी।
और चौथा अलग अलग करेंसीज में भी। ठीक है, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब मार्केट में भूचाल आता है ना? तो चलिए इन सब सिद्धांतों को एक असली स्ट्रेस टेस्ट से गुजार कर देखते हैं कि एक बड़े क्रैश में ये कैसे काम करते हैं। और इसके लिए 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से बेहतर कोई केस स्टडी हो ही नहीं सकती। वो हमारे सिद्धांतों को परखने के लिए एक परफेक्ट लैब थी। और नतीजे देखकर सब साफ हो जाता है। वो पोर्टफोलियो जिसमें सिर्फ स्टॉक्स थे, वो 55% नीचे चला गया, मतलब आधे से ज्यादा पैसा स्वाहा। वहीं एक सिंपल सा 60-40 पोर्टफोलियो सिर्फ 30% गिरा। ये है डाइवर्सिफिकेशन की ताकत। ये मुश्किल वक्त में आपकी पूंजी के लिए एक ढाल का काम करता है। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे समेटकर एक सीधा साधा यादगार ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। तो एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने के 5 मूल मंत्र ये रहे। नंबर 1, ये बात गांठ बांध लीजिए कि असली रिटर्न स्टॉक पिकिंग से नहीं, एसेट एलोकेशन से आता है। नंबर 2, हर तरह के आर्थिक मौसम के लिए अपनी टीम में हर तरह के खिलाड़ी रखिए। नंबर 3, मार्केट के उतार चढ़ाव से बचने के लिए आपका सबसे बड़ा हथियार डाइवर्सिफिकेशन है। नंबर 4, सिर्फ एक देश के भरोसे मत बैठिए, पूरी दुनिया में इन्वेस्ट कीजिए। और नंबर 5, अपना पोर्टफोलियो सभी मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स को मिलाकर बनाइए। और आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, क्या हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आने वाले 10 साल की चुनौतियों के लिए वाकई में तैयार है? इस सवाल पर सोचना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। क्या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो सकता है जो भविष्य के हर उतार चढ़ाव के लिए तैयार हो? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि एक वाकई मजबूत और हर हालात का सामना करने वाला पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। ज्यादातर निवेशकों को लगता है कि उन्होंने अपने पैसों को अलग अलग जगह लगाकर यानी कि डाइवर्सिफाई करके काफ़ी सुरक्षित कर लिया है। लेकिन ये सोचना वैसा ही है जैसे कोई माने कि वो बहुत संतुलित खाना खा रहा है, पर असल में उसकी डाइट में चीनी बहुत ज़्यादा हो। निवेश में भी अक्सर यही एक छिपा हुआ खतरा होता है। चलिए इस बात को समझने के लिए सबसे आम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से शुरू करते हैं। वो है क्लासिक 60% स्टॉक और 40% बॉन्ड वाला पोर्टफोलियो। अब जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ऊपर से देखने में तो ये बड़ा संतुलित लगता है। पैसा 60% स्टॉक्स और 40% बॉन्ड्स में बंटा हुआ है, लेकिन असल कहानी बिल्कुल अलग है। पोर्टफोलियो का 90% जोखिम, जी हां 90% अकेले स्टॉक से आ रहा है। इसका मतलब है पूरी गाड़ी का वजन बस एक ही पहिए पर टिका है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है वो ये है कि सिर्फ पैसे को अलग अलग एसेट्स में बांट देना काफ़ी नहीं होता। असली डाइवर्सिफिकेशन तब होता है जब आप पैसे के साथ साथ जोखिम को भी बांटते हैं। तो अगर 60-40 पोर्टफोलियो में ये कमी है, तो फिर इसका हल क्या है? बस यहीं पर हमारा पहला वैकल्पिक फ्रेमवर्क आता है, जो सिर्फ पैसे को नहीं बल्कि जोखिम को बराबर करने पर ध्यान देता है। इस सोच को रे डालियो ने काफी मशहूर किया है, जिसे रिस्क पैरिटी कहते हैं। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत ही आसान है। सोचिए, एक टीम है। आप ये तो नहीं चाहेंगे ना कि एक ही खिलाड़ी सारा काम करे, बल्कि चाहेंगे कि हर खिलाड़ी बराबर मेहनत करे। रिस्क पैरिटी भी पोर्टफोलियो में मौजूद हर एसेट के साथ ठीक यही करती है। ये पैसे को नहीं बल्कि जोखिम को बराबर बराबर बांट देती है। और देखिए, ऑल सीजन्स पोर्टफोलियो बिल्कुल इसी सोच पर बना है। इसका एक ही मकसद है कि अर्थव्यवस्था का मौसम चाहे कैसा भी हो, तेजी हो, मंदी हो या महंगाई, पोर्टफोलियो का कोई न कोई हिस्सा हमेशा अच्छा प्रदर्शन करता रहे। और ये टेबल खूबसूरती से दिखाता है कि ये काम कैसे करता है। जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही हो तो इक्विटीज मदद करती हैं, मंदी में बॉन्ड सहारा देते हैं, और महंगाई के दौर में कमोडिटीज पोर्टफोलियो को बचाती हैं। मतलब हर मौसम का इलाज। चलिए अब ऑल सीजन्स की इस जटिलता से हटकर एक बिल्कुल ही सरल और मजबूत नजरिए को देखते हैं। एक ऐसा तरीका जिसे खास तौर पर ज्यादा से ज्यादा स्थिरता देने के लिए ही बनाया गया है। इसे हैरी ब्राउन ने बनाया था और इसका मूल दर्शन बहुत सीधा है। भविष्य का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता, इसलिए हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, ना कि किसी एक की उम्मीद करनी चाहिए। और इसकी बनावट इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकती। बस 4 चीजें और हर एक में बराबर बराबर 25% पैसा लगा हुआ है। स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, सोना और कैश। बस यहां भी हर एसेट का एक खास काम है, एक खास जिम्मेदारी है।
जब समृद्धि का समय होता है तो स्टॉक्स बढ़ते हैं, महंगाई से सोना बचाता है, मंदी में कैश काम आता है, और डिफ्लेशन यानी कीमतों में गिरावट के समय बॉन्ड्स स्थिरता देते हैं। अब एक तीसरा और बहुत दिलचस्प नजरिया देखते हैं। क्या हो अगर सबसे अच्छा पोर्टफोलियो वो हो जिसमें दुनिया के सारे निवेशक मिलकर पैसा लगाते हैं? है ना दिलचस्प बात? ये स्ट्रैटेजी इस थ्योरी पर आधारित है कि बाजार की जो सामूहिक समझ है, जिसे विजडम ऑफ द क्राउड भी कहते हैं, वो सबसे बेहतर गाइड है। तो क्यों ना हम बाजार को ही फॉलो करें? इसका मतलब यह है कि अपना पोर्टफोलियो दुनिया की कुल निवेश की जा सकने वाली संपत्ति का एक छोटा सा मॉडल बन जाएगा, जिसमें हर चीज ठीक उसी अनुपात में होगी जिसमें वो दुनिया में मौजूद है। तो हमने 3 अलग-अलग लेकिन बेहद असरदार रणनीतियों को देखा। अब सवाल ये उठता है कि इन सब से हम अपने निवेश के लिए क्या जरूरी सबक सीख सकते हैं? वो कौन सी बातें हैं जो सब में कॉमन है? ये टेबल इन तीनों के फर्क को बहुत साफ-साफ दिखाती है। एक तरफ ऑल सीजन्स है जो जोखिम को बांटता है, दूसरी तरफ परमानेंट पोर्टफोलियो है जो सादगी पर जोर देता है, और तीसरा है ग्लोबल मार्केट पोर्टफोलियो जो बाजार की नकल करता है। तीनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं। पहला और सबसे बड़ा सबक जो हमने 60-40 पोर्टफोलियो से सीखा, सिर्फ पैसे को नहीं बल्कि अलग-अलग आर्थिक नतीजों से जुड़े जोखिम को बांटना जरूरी है। यही असली डाइवर्सिफिकेशन है। दूसरा सबक ये है कि ये तीनों कामयाब रणनीतियां भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश ही नहीं करती, बल्कि वे महंगाई, मंदी, विकास और गिरावट यानी हर मौसम के लिए तैयार रहती हैं। तीसरा सबक है अनुशासन। हर स्ट्रैटेजी नियमों पर चलती है, जैसे समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना। इससे भावनाओं में बहकर लिए गए गलत फैसलों से बचाव होता है। और आखिरी बात, लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हर साल सबसे अच्छा रिटर्न मिले। नहीं, लक्ष्य एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जो दशकों तक मजबूती से खड़ा रहे और लगातार बढ़ता रहे, चाहे जो भी हो जाए। आखिर में एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि मन की शांति पाना है। ये जानना कि भविष्य चाहे कुछ भी लाए, मेहनत की कमाई सुरक्षित है, और शायद यही सबसे बड़ा रिटर्न है। पता है, जब हम निवेश करते हैं तो ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता, ये एक गहरी सोच होती है जो बाजार, जोखिम और भविष्य के बारे में किसी के नजरिए को दिखाती है। तो आज हम ऐसी ही 3 महारथियों की दुनिया में उतरने वाले हैं, जिनकी रणनीतियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो हमारे सामने हैं 3 दिग्गज निवेशक, रॉब एरोनॉट, मार्क फेबर और वॉरेन बफे। तीनों ही जबरदस्त कामयाब हैं, लेकिन फिर भी निवेश को लेकर इनके रास्ते एकदम अलग-अलग हैं। तो सवाल ये उठता है, इनमें से कौन सही है? या फिर सही जवाब इन तीनों से भी परे है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। चलिए सबसे पहले मिलते हैं रॉब एरोनॉट से, जिन्हें हम द वैल्यूएटर भी कह सकते हैं। उनका मानना है कि बाजार अक्सर इमोशनल हो जाता है और चीज़ों की कीमत गलत लगा देता है। एरोनॉट के लिए असली मौका वहीं छिपा होता है जहां कोई अच्छी चीज़ अपनी असल कीमत से कम पर मिल रही हो। अगर हम एरोनॉट के पोर्टफोलियो को देखें तो ये किसी एक देश या बाजार में बंधा हुआ नहीं है। ये तो एक ग्लोबल मिक्स जैसा है, जिसमें दुनिया भर की इक्विटी, उभरते बाजार, रियल एस्टेट, कमोडिटीज और बॉन्ड्स सब कुछ शामिल हैं। ये एक सच्ची ग्लोबल स्ट्रैटेजी है जो किसी एक इकोनॉमी के भरोसे नहीं रहती। अब एरोनॉट के इस नजरिए के पीछे एक ठोस लॉजिक है। वो मानते हैं कि ज्यादातर ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो एक बड़ी गलती करते हैं। वो महंगी और पॉपुलर कंपनीज को ज्यादा तवज्जो देते हैं। इसके बजाय एरोनॉट फंडामेंटल वेटिंग अपनाते हैं। मतलब वो कंपनी के साइज या शेयर की कीमत नहीं देखते, बल्कि ये देखते हैं कि कंपनी असल में कमा कितना रही है, उसकी असली वैल्यू क्या है। साथ ही महंगाई से बचने के लिए वो रियल एस्टेट और कमोडिटीज जैसी ठोस चीजों पर भी भरोसा करते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी का फायदा क्या है? एक तो ये महंगाई से बेहतर सुरक्षा देती है, और दूसरा ये सिर्फ एक देश के बाजार पर टिकी नहीं रहती। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जब बाजार में ग्रोथ स्टॉक्स यानी तेजी से बढ़ती नई कंपनियों का बूम आता है, तब ये वैल्यू आधारित पोर्टफोलियो शायद थोड़ा पीछे रह जाए। और हाँ, कमोडिटी बाजार में जो उतार चढ़ाव होता है, उससे भी इसे जूझना पड़ता है। अब मिलते हैं हमारे दूसरे महारथी मार्क फेबर से, जिन्हें हम वैश्विक रक्षक कह सकते हैं। फेबर का नजरिया बाजार को लेकर हमेशा थोड़ा सतर्क रहता है। उनके लिए पहला लक्ष्य पैसा बनाना नहीं, बल्कि जो पैसा है उसे हर हाल में बचाना है। फेबर की स्ट्रैटेजी सोचिए,
एक मजबूत किले की तरह है। यहाँ सब कुछ 4 बराबर हिस्सों में बटा है। 25% ग्लोबल इक्विटी, 25% बॉन्ड्स, 25% रियल एस्टेट और 25% सोना। ये एक ऐसा डिफेंसिव स्ट्रक्चर है जिसे सोना और रियल एस्टेट जैसी ठोस संपत्तियां और भी मजबूत बनाती हैं। फेबर की सोच एकदम क्लियर है। वो मानते हैं कि इतिहास हमें एक ही बात सिखाता है, वित्तीय बाजारों में बबल बनते हैं और फूटते हैं और कागजी करेंसी की वैल्यू वक्त के साथ कम होती ही है। इसलिए वो अपना पैसा एक किले की तरह 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, जिसमें आधी ताकत सोना और रियल एस्टेट जैसी ठोस चीज़ों से आती है। इस सेफ प्ले का फायदा क्या है? जाहिर है, महंगाई से मजबूत प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल मार्केट्स पर कम निर्भरता। लेकिन इसका एक ट्रेड ऑफ भी है। जब शेयर बाजार रॉकेट की तरह भाग रहा हो तो ये पोर्टफोलियो शायद उतना अच्छा रिटर्न ना दे और सोने की कीमत में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और अब आते हैं हमारे तीसरे दिग्गज पर, वॉरेन बफे, द अमेरिकन ऑप्टिमिस्ट। बफे को बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर अटूट विश्वास है, खासकर अमेरिकन बिजनेस पर, और उनकी स्ट्रैटेजी इसी विश्वास को दिखाती है। अब ये पोर्टफोलियो थोड़ा नहीं बल्कि बहुत चौंकाने वाला है। बाकी दो के मुकाबले ये तो एकदम ही अलग है। बेहद सिंपल, 90% पैसा सिर्फ एक जगह, अमेरिकी इक्विटी इंडेक्स फंड में, और बचा हुआ 10% सुरक्षित सरकारी बॉन्ड्स में। बस इतना ही। बफे के इस सिंपल से रास्ते के पीछे एक बहुत पावरफुल सोच है। उनका मानना है कि लंबे समय में अच्छे बिजनेस में हिस्सेदारी यानी स्टॉक्स किसी भी और चीज से बेहतर रिटर्न देते हैं। ये असल में अमेरिकी इकोनॉमी की ग्रोथ पर एक बहुत बड़ा सीधा दांव है। उनके लिए आम निवेशक को कॉम्प्लेक्सिटी की नहीं बल्कि कम लागत और सादगी की जरूरत है। तो इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है? जाहिर है, लंबे समय में जबरदस्त रिटर्न्स की उम्मीद और इसे फॉलो करना बेहद आसान है। लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है। जब शेयर बाजार गिरता है तो इस पोर्टफोलियो में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि लगभग सारा पैसा एक ही बास्केट में है। तो हमने तीनों की स्ट्रैटेजीज को अलग अलग देख लिया। अब वक्त है इन तीनों की फिलॉसफीज को आमने सामने रखने का, ताकि पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पर तीनों के सोचने का तरीका एकदम साफ हो जाता है। आर्नॉट सस्ती यानी वैल्यू वाली संपत्तियों पर फोकस करते हैं। फेबर हर संपत्ति में बराबर का बैलेंस और सुरक्षा चाहते हैं, और बफे वो तो अपना पूरा दांव इक्विटी की ताकत पर लगाते हैं। और जब फिलॉसफी अलग है तो नतीजा भी अलग ही होगा, है ना? आर्नॉट और फेबर ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन के साथ मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न का रास्ता चुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ बफे कम डाइवर्सिफिकेशन के साथ ज्यादा रिस्क उठाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न की उम्मीद भी वही है। ये रिस्क और रिवॉर्ड का क्लासिक केस है। तो इन अलग अलग रणनीतियों से हम यानी आम निवेशक क्या सबक सीख सकते हैं? चलिए कुछ जरूरी बातें समझते हैं जो किसी भी निवेशक के काम आ सकती हैं। पहला सबक, आपकी सोच ही आपके इन्वेस्टमेंट को चलाती है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन के कई तरीके हैं, सिर्फ अलग अलग स्टॉक्स में नहीं बल्कि अलग अलग देशों और एसेट्स में भी। तीसरा, जैसा कि बफे दिखाते हैं, सादगी अक्सर बहुत पावरफुल हो सकती है। और आखिर में, किसी का पोर्टफोलियो ये साफ बताता है कि वो कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि कोई एक सही पोर्टफोलियो नहीं होता। सफलता इस बात में नहीं है कि कोई आर्नॉट, फेबर या बफे को कॉपी कर ले, बल्कि सफलता इस बात में है कि जो भी रास्ता चुना जाए उस पर अनुशासन, कम लागत और लंबे समय तक टिके रहने का दम हो। अंत में ये सवाल सिर्फ इन महारथियों के बारे में नहीं है, ये सवाल हम सबके लिए है। किसी का भी पोर्टफोलियो उसकी सोच और उसकी मान्यताओं का आईना होता है। तो एक पल रुककर सोचिए, किसी का पोर्टफोलियो उसके बारे में क्या कहानी कहता है? कभी सोचा है कि हार्वर्ड और येल जैसी दुनिया की सबसे अमीर यूनिवर्सिटीज अपनी दौलत को कैसे मैनेज करती हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? कोई ऐसी निवेश की रणनीति है जो आम लोगों को नहीं पता? तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं, उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं जिसने संस्थागत निवेश की दुनिया ही बदल कर रख दी। हाँ, ये सच में $1 बिलियन क्वेश्चन है। ये जो बड़े बड़े फंड्स होते हैं जिन्हें एंडाउमेंट्स कहा जाता है, आखिर वो इतने सक्सेसफुल कैसे होते हैं? क्या ये सिर्फ अच्छी किस्मत की बात है या फिर इसके पीछे कोई खास तरीका है जिसे समझना जरूरी है? इसका जवाब है बिल्कुल। उनका निवेश करने का तरीका आम लोगों से एकदम अलग होता है।
जहां ज्यादातर निवेशक पारंपरिक स्टॉक और बॉन्ड में ही पैसा लगाते हैं, ये संस्थान एक अलग ही खेल खेलते हैं। एक ऐसा खेल जिसके नियम ही बिल्कुल अलग हैं। और इसी खेल या रणनीति का नाम है दी एंडाउमेंट मॉडल। मतलब ये कोई पुराना 60-40 स्टॉक और बॉन्ड वाला पोर्टफोलियो नहीं है। ये मॉडल पूरी तरह से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स पर टिका है, यानी ऐसी चीज़ों पर जो पारंपरिक नहीं हैं, जिन्हें आसानी से खरीदा बेचा नहीं जा सकता और जिन्हें संभालने के लिए टॉप क्लास एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। देखिए, हर बड़ी क्रांति के पीछे एक लीडर होता है और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ये लीडर थे येल यूनिवर्सिटी के डेविड स्वेंसन। उन्होंने ही एंडाउमेंट मॉडल को इतना पॉपुलर बनाया कि इसे आईवी लीग प्लेबुक का नाम मिल गया। तो इस मॉडल के पीछे का सीक्रेट सॉस क्या है? देखिए, ये सिर्फ सही स्टॉक चुनने के बारे में नहीं है। ये तो वेल्थ और टाइम को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। एक ऐसी फिलॉसफी जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की सोच को ही चैलेंज करती है। और ये पूरी फिलॉसफी 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, लंबी अवधि का नजरिया। दूसरा, इलिक्विडिटी प्रीमियम। और तीसरा, एक्टिव मैनेजमेंट। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है समय। ये संस्थान हमेशा के लिए बने हैं, इसलिए उनकी सोच तिमाही नतीजों पर नहीं बल्कि आने वाले दशकों पर होती है। इसी वजह से वो बाजार के शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव को नजरअंदाज कर पाते हैं और लंबी रेस पर फोकस करते हैं, बिल्कुल एक मैराथन रनर की तरह। दूसरा सिद्धांत है इलिक्विडिटी प्रीमियम। सोचिए, एक खजाने का संदूक है जिसे तुरंत नहीं खोला जा सकता, तो जाहिर है उस खजाने के ज्यादा कीमती होने की उम्मीद होगी, है ना? एंडाउमेंट्स के लिए भी यही सच है। वो प्राइवेट कंपनियों और रियल एस्टेट जैसी इलिक्विड चीजों में पैसा लगाते हैं और लंबे समय तक रुकने के इनाम के तौर पर उन्हें ज्यादा रिटर्न मिलता है। और तीसरा सिद्धांत है एक्टिव मैनेजमेंट, मतलब मार्केट को बीट करने के लिए बेहतरीन दिमाग वाले लोगों को काम पर लगाना। ये कुछ ऐसा है जैसे एक वर्ल्ड क्लास ऑर्केस्ट्रा तैयार करना। हर म्यूजिशियन अपने फन का उस्ताद है और सब मिलकर एक खूबसूरत धुन तैयार करते हैं। बस यहाँ उस धुन का नाम है अल्फा, जो मार्केट के औसत रिटर्न से ज्यादा कमाने के लिए एक फैंसी शब्द है। तो चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, आप देखते हैं कि ये एंडाउमेंट मॉडल असल में दिखता कैसा है। इसे समझने के लिए इसकी तुलना एक पारंपरिक पोर्टफोलियो से करते हैं। ये रहा एक टिपिकल 60-40 पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट की दुनिया का क्लासिक। सिंपल है, सीधा है और ज्यादातर निवेशक इसी को जानते समझते हैं। और अब ये है एंडाउमेंट मॉडल। फर्क देखिए, ये तो बिल्कुल ही अलग कहानी है। जहां पहले सिर्फ स्टॉक और बॉन्ड थे, वहीं यहाँ तो प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, हेज फंड्स और रियल एसेट्स जैसे कई अलग अलग फ्लेवर्स हैं। इस टेबल को देखकर हमें और भी क्लियर पिक्चर मिलती है। यहाँ कोई एक फॉर्मूला नहीं है जो सब पर लागू हो। हर एंडाउमेंट का अपना अलग मिक्स होता है, लेकिन एक बात कॉमन है, सबका झुकाव प्राइवेट और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ज्यादा होता है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, जहां ज्यादा रिटर्न की उम्मीद होती है, वहां जोखिम भी ज्यादा होता है। तो चलिए एंडाउमेंट मॉडल के फायदों और नुकसानों दोनों को समझते हैं। ये एक 2-धारी तलवार की तरह है, जो इसे ताकतवर भी बनाती है और खतरनाक भी। तो एक तरफ फायदा है ज्यादा रिटर्न कमाने का, बेहतर डाइवर्सिफिकेशन का और उन खास डील्स में घुसने का मौका जो आम लोगों के लिए नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इलिक्विडिटी का जोखिम है, यानी पैसा अटक सकता है, गलत मैनेजर चुनने का भी खतरा है और ये पूरी स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो सवाल ये उठता है कि एक आम निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है? क्या अपने रिटायरमेंट के लिए बचत करने वाले लोग एंडाउमेंट मॉडल से कुछ सीख सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। भले इसकी पूरी नकल करना मुमकिन नहीं, लेकिन इसकी फिलॉसफी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन उन सबकों पर जाने से पहले संस्थागत और आम निवेशकों के बीच के फर्क को समझना जरूरी है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, ये 2 बिल्कुल अलग तरह के खिलाड़ी हैं जिनकी जरूरतें और ताकत भी अलग अलग हैं। तो इससे क्या सीखा जा सकता है? असल में बहुत कुछ। पहला, डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ स्टॉक और बॉन्ड तक सीमित नहीं होना चाहिए। दूसरा, सोच हमेशा लंबी अवधि की होनी चाहिए। तीसरा, इलिक्विडिटी से डरने की नहीं बल्कि उसे समझने की जरूरत है। और आखिर में, अगर कोई मुश्किल निवेश कर रहा है तो ये जरूरी है कि उसे पता हो कि वो क्या कर रहा है, या किसी ऐसे एक्सपर्ट की मदद ले जो इसे समझता हो।
तो अंतिम सवाल ये सोचने वाला है, क्या कोई ऐसा बगीचा लगा रहा है जो अगले सीजन में फल दे, या फिर एक ऐसा पेड़ जो आने वाली पीढ़ियों को भी छाया देगा। एंडाउमेंट मॉडल हमें लंबी अवधि के लिए सोचने की ताकत सिखाता है, और ये एक ऐसा सबक है जिससे हर निवेशक को सीखना चाहिए। नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निवेश की दुनिया के एक बहुत ही जरूरी पहलू पर, और इसके लिए हम मदद लेंगे मैब फेबर की किताब ग्लोबल एसेट एलोकेशन से। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि एक ऐसी रणनीति कैसे बनाई जाए जो लंबे समय तक हमारा साथ दे और फायदा भी पहुंचाए। ये वो सवाल है जो शायद हर निवेशक के दिमाग में घूमता रहता है ना, कि भाई वो एक सबसे अच्छा पोर्टफोलियो कौन सा है। और देखिए, इसका जवाब किसी एक हॉट स्टॉक टिप या किसी जादुई फॉर्मूले में नहीं है। नहीं, इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही मजबूत, सोची समझी रणनीति में। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये सबसे अच्छा पोर्टफोलियो है क्या। और सच तो ये है कि सबसे अच्छा जैसा कुछ होता ही नहीं है। जी हाँ, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि किसी के लक्ष्य क्या हैं और वो कितना जोखिम उठा सकता है। मतलब हर पोर्टफोलियो में कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी। चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। यहाँ साफ साफ दिखता है कि जिन पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद होती है, उनमें जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। और दूसरी तरफ कुछ पोर्टफोलियो ऐसे होते हैं जिनका पहला मकसद ही आपकी जमा पूंजी को सुरक्षित रखना होता है। तो सवाल ये उठता है कि इनमें से क्या चुनना है, और ये पूरी तरह से किसी के अपने लक्ष्यों पर ही निर्भर करता है। और यहीं से हम आते हैं निवेश के सबसे बड़े नियम पर, वो महान जोखिम रिटर्न का समझौता। सीधी सी बात है, हर निवेश एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। एक तरफ होती है ग्रोथ की उम्मीद और दूसरी तरफ होती है स्थिरता, और इसी संतुलन को समझना एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने की तरफ पहला कदम है। अब बात करते हैं ड्रॉडाउन जोखिम की हकीकत की। मतलब जब बाजार गिरता है तो पोर्टफोलियो कितना नीचे जा सकता है। ये स्लाइड एक बहुत ही जरूरी बात दिखा रही है। अगर पोर्टफोलियो में सिर्फ इक्विटी है तो जोखिम बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर उसमें अलग अलग तरह के एसेट्स हों तो बाजार में गिरावट के दौरान बड़े नुकसान का खतरा काफी कम हो जाता है। सारा पैसा एक ही जगह लगाना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो फिर एक अच्छी रणनीति बनती कैसे? देखिए, रणनीति कोई भी हो, उसकी सफलता सिर्फ दो बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांतों पर टिकी होती है। चलिए देखते हैं ये दो सिद्धांत क्या हैं। तो पहला सिद्धांत है डाइवर्सिफिकेशन की शक्ति। इसका मतलब क्या है? बहुत आसान है, अपने निवेश को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर फैलाना। जैसे कुछ पैसा स्टॉक्स में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ रियल एस्टेट में, और सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि दुनिया भर के बाजारों में। इससे होता यह है कि पूरा पोर्टफोलियो बहुत मजबूत बन जाता है। और अब आता है दूसरा सिद्धांत, लागत को कम से कम रखना। ये स्लाइड तो कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे छोटी छोटी लगने वाली फीस भी लंबे समय में रिटर्न को खा जाती है। सोचिए जरा, 0.1% और 2% की सालाना फीस में कितना फर्क होगा। शुरुआत में तो ये बहुत मामूली लगता है ना? लेकिन 10, 20, 30 सालों में ये अंतर बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हमने सिद्धांत तो समझ लिए, अब बारी है एक्शन की। चलिए थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल में एक ग्लोबल पोर्टफोलियो बनाया और मैनेज कैसे किया जाता है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी चीज आती है, रीबैलेंसिंग का अनुशासन। ये एक कमाल का तरीका है अपने जोखिम को काबू में रखने का। होता क्या है कि जो एसेट्स बढ़ गए हैं उन्हें बेचकर प्रॉफिट बुक किया जाता है, और उस पैसे से उन एसेट्स को खरीदा जाता है जो अभी नीचे हैं। ये एक तरह से सस्ते में खरीदने और महंगे में बेचने का एक सिस्टमैटिक तरीका है जो भावनाओं को फैसलों से दूर रखता है। तो एक प्रैक्टिकल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसा दिख सकता है? कुछ इस तरह का। देखिए, इसमें ग्लोबल इक्विटीज भी हैं, ग्लोबल बॉन्ड्स भी हैं, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, सब कुछ है। और आज के समय में कम लागत वाले ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के जरिए ऐसा पोर्टफोलियो बनाना बहुत आसान हो गया है। तो ब्लूप्रिंट तैयार है, रणनीति तैयार है, लेकिन दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति भी फेल हो सकती है। और जानते हैं किसकी वजह से? सबसे बड़े जोखिम की वजह से। और वो सबसे बड़ा जोखिम है खुद निवेशक। जी हाँ, असली चुनौती अपने ही व्यवहार पर काबू पाना है। और ये कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो निवेशक करते हैं।
बाजार जरा सा गिरा नहीं कि घबराकर सब कुछ बेच दिया, या फिर जो स्टॉक या फंड पिछले साल अच्छा चला उसके पीछे भागने लगे। ये सब क्यों होता है? डर और लालच की वजह से। ये भावनाएं हमें सही तरीके से सोचने नहीं देती और हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनसे बनी बनाई रणनीति चौपट हो जाती है। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। जैसा कि कहा गया है, निवेशक का व्यवहार ही अक्सर निवेश की सफलता का सबसे बड़ा निर्धारक होता है। मतलब कोई रणनीति कितनी अच्छी है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि निवेशक उस पर कितनी मजबूती से टिका रहता है, खासकर मुश्किल समय में। अनुशासन, यही सबसे बड़ी बात है। तो चलिए अब तक की सारी बातों को इन 5 सुनहरे नियमों में समेट लेते हैं। पहला, एसेट एलोकेशन ही परफॉर्मेंस तय करता है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन जोखिम को घटाता है। तीसरा, कम लागतें रिटर्न के लिए बेहद जरूरी हैं। चौथा, रीबैलेंसिंग अनुशासन बनाए रखता है। और पांचवां, सबसे जरूरी, हमारा व्यवहार ही हमारी सफलता तय करेगा। ये नियम सुनने में बहुत सरल लगते हैं, पर असली खेल इन्हें लगातार फॉलो करने का है। तो अब ब्लूप्रिंट सबके सामने है, पूरी योजना तैयार है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इस योजना पर टिका रहा जा सकता है? जब बाजार में तूफान आएगा, जब डर का माहौल होगा, तब भी? सारी सफलता बस इसी एक सवाल के जवाब में छिपी है।